हाँ जी, कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लीवरेजेस। लीवरेजेस में हमने अभी फिलहाल वन टाइप ऑफ लीवरेज की ही डिस्कशन अच्छे से शुरू किया। उसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आप पूछो कि मैम इस फॉर्मूला की डेरिवेशन हमें चाहिए, वैसे इट इज नॉट इन योर सिलेबस, कई बार कभी ऐसा लगता है वेला टाइम लग रहा है, स्टडी मॉड्यूल में जाके चेक कर लेना या मुझसे पूछ लेना, इतना वेला टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लीवरेज का आंसर आ रहा है फॉर फर्म्स ABCD। ठीक है जी, 7231। अब क्वेश्चन ने आपसे इधर कमेंट भी पूछा था, क्वेश्चन ने आपसे कमेंट भी पूछा था। अब कमेंट में सिंपली क्या बताना है, जो फर्म डी है इसको हम बोलते हैं इसके पास लीवरेज नहीं है, बातें बन गई, डिस्कशन बन। तमन्ना क्या हुआ, नहीं आंसर आ रहा 7231? फिर हाँ जी, फर्म डी की इनकम स्टेटमेंट देखिए, उसके पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है मतलब इसके पास लीवरेज नहीं है, ये वो रिस्क ही नहीं टेकअप कर रही। नो लीवरेज का ये मतलब नहीं है लीवरेज का आंसर 0 आएगा, लीवरेज का आंसर 1 आता है। और ऐसे केस में बोलते हैं फर्म डी इज अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड मतलब इट डज नॉट हैव एनी लीवरेज। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं फर्म ए की बात करूं, इसका लीवरेज का आंसर कितना है? 7, एंड 7 इज टू हायर नंबर। कहने का मतलब अगर सेल्स गिरी सिर्फ और सिर्फ 10% से, ईबीआईटी कितने से गिर जाएगा? 70% से। अगर सेल्स गिरी 20% से, तो ईबीआईटी कितने से गिर जाएगा? 140% से, यानी कि अच्छा खासा आता हुआ प्रॉफिट लॉसेस में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हाईली लीवर्ड, मतलब हाई रिस्क है, इसने रिस्क लिया है और बहुत हाई रिस्क लिया। ठीक है जी। वेर एज फर्म बी एंड फर्म सी, इन्होंने रिस्क लिया बट ठीक लेवल का लिया। ऐसा भी नहीं बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं फर्म बी की तरह, या बहुत रिस्की हो गए फर्म ए की तरह। इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली लीवर्ड। दैट इज दी ओनली एंड ओनली कॉमेंट जो इन्होंने बोला था कि एक्सप्लेन करो आप क्या कैलकुलेशंस ड्रॉ कर रहे हो या क्या। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम 1 वाला एक्सप्लेन करना एक बार। 1 में देखिए, आपके पास जितनी कंट्रीब्यूशन है उतना ही ईबीआईटी है। कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी? 1 लाख। 1 लाख, और ईबीआईटी भी 1 लाख ही है, इसलिए आपका लीवरेज का आंसर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करके 1 आ रहा है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि जिसकी ऑपरेटिंग लीवरेज 1 भी आ रही है, दिखाई पड़ रहा है कि इसने यहाँ पर रिस्क लिया ही नहीं फिक्स कॉस्ट के नाम का, सेफ गेम खेल रहे हैं। तो लीवरेज मतलब रिस्क लेना, और ना रिस्क लेना मतलब नो लीवरेज, जिसको हम बोलते हैं फर्म डी इज एन अनलीवर्ड फर्म। इट डज नॉट हैव लीवरेज। इस अनलीवर्ड का मतलब फर्म डज नॉट हैव ऑपरेटिंग लीवरेज, इसने रिस्क ही नहीं लिया। कैसे? व्हाट इज द रिस्क एक बिजनेस को लगता है अगर इसने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं भी ली? क्या रिस्क है? किस चीज का रिस्क है? आउटपुट कम हो गया तो भी हम बोलेंगे आउटपुट कम हो गया तो कंट्रीब्यूशन कम होगी। मान लो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बचेगी, वही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव प्रॉफिट है। रिस्क इस बात का है कि व्हाट इफ आउटपुट गोज सो लो कि फिक्स कॉस्ट कवर ही नहीं हो पा रहा, कंट्रीब्यूशन इज नॉट सफिशिएंट टू कवर फिक्स कॉस्ट, हमारा ईबीआईटी नेगेटिव में आ रहा है। ये रिस्क है किसका? फिक्स कॉस्ट कवरेज का। वेरिएबल कॉस्ट कवरेज का रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ही नहीं है हम पंगा ही नहीं लेते ऐसे प्रोजेक्ट का। तो कंट्रीब्यूशन बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। वेदर दैट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इज एनफ टू कवर द फिक्स कॉस्ट, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। चलो, अब आगे हम बढ़ना है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी रहता है इस टॉपिक में, बट ना एक एनालिसिस वाला पार्ट है। अभी अभी जैसे आपने देखा फर्म डी के केस में देयर वाज नो फिक्स्ड कॉस्ट जी। नो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर क्या आएगा इस केस में? 1। दैट मींस इन सच अ केस
ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। एक बारी मेरे साथ साथ इसको लिख लीजिए, ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक। लो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब रहेगा? लो रिस्क है जी, लो रिस्क मतलब लो ऑपरेटिंग लीवरेज, और सिमिलरली हाई फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हाई रिस्क इंप्लाइज हाई ऑपरेटिंग लीवरेज। लो ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज। अच्छा, अब हमको ना थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मुझे बता सकते हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर इन यूनिट्स चाहिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर में क्या आता है? पीवी रेशियो। अब क्योंकि वहां पे भी फिक्स्ड कॉस्ट ही है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हाई फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कहना है इसे हायर ब्रेक इवन पॉइंट। अग्री विद दिस? ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ी देर बाद आएगा। अगर फिक्स कॉस्ट के फिगर ही ज्यादा है तो ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स भी ज्यादा आएंगे। ठीक है। लो ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब लो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में मुझे बताइए, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स के कितना अबव है? कैन यू प्लीज टेल मी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्या होती है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, या प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपी का फॉर्मूला है। मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो पूछ रही हूँ। एमओएस अपॉन एक्चुअल सेल इनटू 100। अब ना एक मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ अपने पास, यहाँ पर पेज नंबर 4.4 में लिखेगा नीचे, ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशो। ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशो। ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है मैं आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन कर भी देती हूँ। वैसे तो बीईपी प्लस एमओएस इक्वल टू 100% होता है। लोअर बीईपी है, लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज है, तो हाई इनवर्स रिलेशनशिप है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हाई ब्रेक इवन पॉइंट, हेंस लोअर एमओएस। इनवर्स रिलेशनशिप तो प्रूव हो गया, बट एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप कैसे बन रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशो। इसके बारे में हल्का सा आपको बता देते, वैसे तो डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। मैं ये स्क्रीन हटा देती हूँ। मुझे बताना एमओएस रेशो का फॉर्मूला। आपने मुझे बताया इट इज एमओएस अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। मैं इनटू 100 नहीं लिखती। अच्छा, मुझे बताओ एमओएस कभी मैं ऐसे लिख सकती हूँ जैसे अभी दीपांशु ने बताया था, इट इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो मैंने प्रॉफिट और पीवी रेशो डिनोमिनेटर में लिख दिया। अग्री करते हैं? सेल्स इनटू पीवी रेशो क्या बन जाता है? कंट्रीब्यूशन। और प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? ईबीआईटी। तो कहना है एमओएस रेशो का फॉर्मूला बन गया ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, और ये ऑपरेटिंग लीवरेज का रेसिप्रोकल है। क्लियर हो गया जी सभी को? ठीक है। अच्छा, तो आपको डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ये क्वेश्चन में भी काम आती है ना। अब देखिए, इफ एमओएस राइजेस, इसका क्या मतलब है? व्हाई वुड एमओएस राइज इन द फर्स्ट प्लेस? पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ जी, प्रॉफिट तो ज्यादा है, बट क्यों? एक्चुअल सेल्स बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, हम ब्रेक इवन पॉइंट से और अवे जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तभी हमारा सेफ्टी जोन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। आउटपुट बढ़ रहा है तो कहना है इससे एक तरीके से आपकी फिक्स कॉस्ट की कवरेज भी अब बेटर हो रही है। जैसे कल भी आपने देखा था क्वेश्चन 3 में, पहले 25,000 बेच रहे थे, बाद में 30,000 बेच रहे थे, तो हमारा रिस्क कम हो रहा है। अगर आउटपुट बढ़ जाता है, रिस्क कम हो जाता है, तो मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज का मेजर भी गिर जाएगा। तो इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस, देखिए पहले तो दिस इंप्लाइज आउटपुट राइजेस, लिखिए पहले, इंप्लाइज आउटपुट इंक्रीजेस। आउटपुट इंक्रीजेस मतलब बिजनेस रिस्क फॉल्स, बिजनेस रिस्क फॉल्स।
and hence operating leverage falls या declines. Implies output increases, comma business risk falls, comma operating leverage declines. Clear है जी? और going by the formula, operating leverage is reciprocal of MOS ratio. So if MOS ratio is increasing, operating leverage will go down. ठीक है जी, inverse relationship है. अब उल्टी बात, if margin of safety falls, इसका क्या मतलब है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट के क्लोज आ रहे हैं, मेरा आउटपुट गिर रहा है. अगर आउटपुट गिरा implies output declines. आउटपुट डिक्लाइन करता है तो कहना है से फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज अभी भी हो रही होगी, बट कवरेज थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब रिस्क बढ़ गया है. बिजनेस रिस्क इंक्रीजेस. बिजनेस रिस्क इंक्रीजेस एंड हेंस ऑपरेटिंग लीवरेज इंक्रीजेस. ईबीआईटी कम हो जाएगा. बीआईटी तो कम हो रहा है, हम बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट की कवरेज कम हो रही है, कंट्रीब्यूशन ही कम हो रहा है, आउटपुट गिर रहा है. तो ठीक है जी. अच्छा, अब नेक्स्ट, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन 1, इसका ये मतलब होता है वी आर ऑपरेटिंग अबव ब्रेक इवन पॉइंट. अबव ब्रेक इवन पॉइंट मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ईबीआईटी. ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो प्रॉफिट आएगा. Excuse me, ma'am. हाँ जी, ये लास्ट वाला एक्सप्लेन करना, ऑपरेटिंग लीवरेज इज मोर देन 1 वाला. ये वाला मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं. ये तीनों केसेस ना एक साथ एक्सप्लेन करूंगी. अच्छा, इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेस देन 1, एक बारी तो ना इसका ये मतलब होगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर ही नेगेटिव में है, बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नॉट बी एवर बिटवीन 0 to 0.99. ये पॉसिबल ही नहीं होता. मैं आपको प्रूव करके दिखा दूं. ऑपरेटिंग लीवरेज लेस देन 1 का मतलब सीधा वो नेगेटिव हो गई है. इवन 0 भी पॉसिबल नहीं होती. देखो, पॉजिटिव सेंस में या तो 1 रहेगी या फिर सीधा नेगेटिव. नेगेटिव 1. ठीक है, इसका ये मतलब है, ये आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी तीनों केसेस, अभी के लिए नोट कर लीजिए. इसका ये मतलब होगा वी आर ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मींस ईबीआईटी इज इन नेगेटिव. एंड ये वाला जो केस होगा, इस केस में ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट. तभी ईबीआईटी 0 है, प्रॉफिट 0 है. एंड हियर ऑपरेटिंग लीवरेज इज अनडिफाइंड, कैलकुलेट ही नहीं हो सकती. चलिए, अब ये जो 3 केसेस है ना, ये मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करा देती हूँ. नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझेंगे बात को. स्क्रीन हटा सकते हैं ये. चलो, ये 3 केसेस हैं अबाउट हाउ कंट्रीब्यूशन कवर्स फिक्स्ड कॉस्ट टू अराइव एट ईबीआईटी. एक केस वो ले लो कि वेयर कंट्रीब्यूशन इज एनफ टू कवर दी फिक्स्ड कॉस्ट. ईबीआईटी कितना आ रहा है? 1500. कैन यू प्लीज टेल मी ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना आ रहा है? 25 डिवाइडेड बाय 15, 1.67, ऐसा कुछ. अच्छा, एक बारी वो केस लो जहां पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज हो नहीं पा रही है, कंट्रीब्यूशन इज नॉट एनफ टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट, तो ईबीआईटी नेगेटिव में आ रहा है. व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर हियर? -4. -4. और एक केस वो लो जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट जितनी है, कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली उतनी है, ताकि ईबीआईटी 0 आ रहा है. इस केस में आप चेक कर सकते हैं अनडिफाइंड. ठीक है जी. आपको देखिए, जो आपने फर्स्ट लिखा था वही है कि जब ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर मोर देन 1 आता है, या जिसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, उसका यही मतलब है दैट कंट्रीब्यूशन इज एनफ टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट सो एज टू लीड टू अ पॉजिटिव प्रॉफिट. पॉजिटिव ईबीआईटी आ रहा है, दैट मींस वी आर ऑपरेटिंग अबव ब्रेक इवन पॉइंट. प्रॉफिट अगर कुछ आ रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही चले गए हैं. क्लियर है जी. फिर आपने दूसरा केस कौन सा लिखा है? जहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज जो है 1 से नीचे गिर गई है, मतलब नेगेटिव में आ रही है, और वो केस तब है
नेगेटिव कब आएगी? व्हेन कंट्रीब्यूशन इज नॉट एनफ टू कवर ईबीआईटी, मतलब हम लॉसेस में है, लॉसेस में है तो बिलो ऑपरेटिंग, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट हम ऑपरेट कर रहे हैं। वो जो नंबर है ना कि ऑपरेटिंग कुछ ऐसा हो जिससे ऑपरेटिंग लीवरेज पॉजिटिव है बट 0.5 या 0.6 नंबर आ रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। सोचो अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ने 0.6 आना है, दैट मीन्स गोइंग बाय द फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कैन आई से कंट्रीब्यूशन जो है ऐसे लिख लेते हैं 0.6 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज 0.6 ऑफ ईबीआईटी। नाउ क्या ये पॉसिबल है? कंट्रीब्यूशन 600 है और ईबीआईटी 1000 आ रहा है, ये तो यही बात होगी, कंट्रीब्यूशन इज 0.6 ऑफ ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी से कम है और पॉजिटिव सेंस में कुछ आ रहा है। पॉसिबल होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा ना कभी भी पॉसिबल कि ईबीआईटी भी पॉजिटिव है और कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव है बट कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी से कम है, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। एक बार करके देख लो क्या हुआ, कनन नहीं आ रहा है ना। तो कंट्रीब्यूशन कैन, सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नॉट बी 0 पॉइंट समथिंग इन पॉजिटिव सेंस, ये गिरेगी 1 से नीचे तो फिर वो नेगेटिव सेंस में चली जाएगी, 0 से नीचे ही गिरेगी, -1 से भी नीचे जाएगी। ठीक है जी, -0 पॉइंट समथिंग अगर हम माइनस में जा रही है, एक बारी करके देखो, कंट्रीब्यूशन मान लो 800 है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तभी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव तो तभी आएगी ना, -200, तो ये -1 के नीचे नंबर ही जाएगा सीधा, -0 में भी पॉसिबल नहीं है। 0 तो क्या, 0 मतलब कंट्रीब्यूशन कुछ है और ईबीआईटी कुछ आ रहा है, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं और ईबीआईटी कुछ आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस, राइट। अब देखिए कंट्रीब्यूशन अगर 0 ही है, वैसे भी हम काम क्यों करेंगे, तब हम बिजनेस चलाई क्यों रहे? शटडाउन पॉइंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट की भी, जो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज को लेकर, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बंद ही करेंगे। अच्छा अनडिफाइंड मतलब सिंपली कंट्रीब्यूशन उतनी ही है जितना ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ईबीआईटी 0 आ रहा है, in that case can I say since profit is exactly 0, that means we are operating exactly at break even point, and in such a case operating leverage is going to be an undefined number। clear है जी? okay, जो ये लास्ट पॉइंट है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेलेवेंट है, बट स्टिल एक बार नोटिंग कर लेते हैं। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हाई रिस्क विच इंप्लाइज हाई बीटा। अब ये बीटा क्या होता है अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस मीन्स, ये लास्ट पॉइंट है जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दिस मीन्स प्रॉफिट मे बी वाइप्ड ऑफ even with a very small decline in sales, small decline in sales. High operating leverage means high risk and high beta. This means that profit may be wiped off even with a very small decline in sales. Decline in sales. हाँ जी, आप इस लाइन से सहमत हैं? अगर ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर हाई रहता है, मान लीजिए 7 टाइम्स, दैट मींस हमारी सेल सिर्फ और सिर्फ 15% से नीचे गिर रही है, ईबीआईटी कितने से गिरेगा? 15 × 7 कितना? 105, 105%। 105% से प्रॉफिट का गिरना मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट से लॉसेस में आ जाना, 100% से भी ज्यादा से प्रॉफिट गिर रहा है मतलब 0 से भी नीचे जा रहा है। तो यही बात है, प्रॉफिट पूरा ही वाइप ऑफ हो जाएगा अगर सेल्स हल्की सी भी इंपैक्ट हो गई। इस लाइन से तो आप अग्री कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बीटा क्या होता है जी। एक होता है पोर्टफोलियो वर्ड, पोर्टफोलियो जानते हैं सभी लोग क्या होता है? डिफाइन पोर्टफोलियो। कहने से अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, एक पोर्टफोलियो में अलग अलग सिक्योरिटीज होती है। अच्छा, मार्केट पोर्टफोलियो,
जैसा कि हमारा बोलते हैं निफ्टी इंडेक्स है, उसमें कितनी सिक्योरिटीज हैं? 50। अब ये 50 सिक्योरिटीज हैं, किसी दिन ये निफ्टी ऊपर गया, मान लीजिए 0.3% से, तो क्या सारी इसके अंदर जो 50 सिक्योरिटीज हैं सभी की मूवमेंट 0.3 होगी? कुछ एवरेज ही होता है, कोई हो सकता है 2% से भी बड़ी हो, कुछ गिरी भी होंगी जी, ऊपर नीचे चलता है। अब एक बीटा इंडेक्स होता है। बीटा क्या होता है? एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन कितनी होती है, सेंसिटिविटी कितनी है। मान लीजिए किसी कंपनी का बीटा है 2, मतलब जितने से मार्केट पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, मान लीजिए 1% से निफ्टी ऊपर चला गया, तो वो पर्टिकुलर कंपनी ए की सिक्योरिटी 2% से ऊपर जाएगी। तो बीटा इंडेक्स क्या बताता है? एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो हमारी ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी कितनी वॉलेटाइल है, कितना फ्लक्चुएट करेगी। कई बार बीटा 1 से भी नीचे होता है, मान लीजिए 0.5। दैट मीन्स इफ मार्केट मूवमेंट गोज अप बाय 10%, हमारी इंडिविजुअल सिक्योरिटी विल ओनली गो अप बाय 5%। ये थोड़ी कम रिस्क की सिक्योरिटी। ज्यादा फ्लक्चुएशंस का मतलब ज्यादा रिस्की भी हो जाता है जी। अच्छा, अब ना मैं इसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, एक बार ही समझना। मान लीजिए दो कंपनीज हैं ए एंड बी, बोथ ऑफ देम बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री, बट इट इज कंपनी बी जिसने ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया हुआ है, और वेरास कंपनी ए ने लो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया हुआ। ठीक है, अब कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गई, और आप ये सोचो ज्यादा रिस्क किसको है? बिजनेस रिस्क किसको ज्यादा है? बी को ज्यादा है। लॉसेस आने का रिस्क किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। अब इन्वेस्टर अवेयर होता है जी, जब भी वो पैसा लगाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल देख के पैसा लगाता है। ऑब्वियसली उसको ये बात दिखाई दे रही है कि बी ने बहुत ज्यादा खर्चा किया हुआ फिक्स कॉस्ट के नाम का। तो एक बार सोचो कौन से किस कंपनी के इन्वेस्टर्स ज्यादा डर के भाग जाएंगे कंपनी बी से, एज इन वो अपनी शेयर्स लिक्विडेट कर देंगे, सेल ऑफ कर देंगे। सोचो, बी के, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इस कंपनी ने ज्यादा फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है, हम यहाँ से ज्यादा भाग जाते हैं। ए के इतना नहीं डरेंगे, शायद टिके रहेंगे। तो इफ आई आस्क यू, मार्केट मूवमेंट बहुत ज्यादा कौन सी कंपनी की आएगी, कि किस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी डूबेगा, जल्दी स्पीडली गिरेगा नीचे? बी का। और जो ये शेयर प्राइस की मूवमेंट होती है, इसी को तो बताता है हमारा सेंसिटिविटी इंडेक्स, नेमली बीटा। बीटा यही बताता है कि कितना फ्लक्चुएट करता है और कितनी जल्दी फ्लक्चुएट करेगा। अगर वो एकदम से प्राइसेस गिर रहे हैं मतलब बीटा ज्यादा है, ये ज्यादा रिस्की कंपनी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अटैच किया है विद द मार्केट मूवमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। जिस कंपनी के पास फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, हल्का सा भी इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया, चाहे वो कोविड पैंडेमिक था या इन जनरल कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, कोई न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी थी, इंडस्ट्री को हिट मिलेगा, तो सबसे ज्यादा हिट ऐसी कंपनीज को मिलेगा जिनका शेयर प्राइस किसका सबसे ज्यादा शेयर प्राइस गिरेगा? जिन्होंने हाई फिक्स्ड कॉस्ट टेकअप किया हुआ, क्योंकि यहीं के इन्वेस्टर सबसे जल्दी घबरा के अपने शेयर्स बेच देंगे, यहीं के शेयर प्राइस सबसे ज्यादा नीचे गिरे। और शेयर प्राइस जब सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, मतलब मार्केट मूवमेंट जिसकी सबसे ज्यादा है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि उसका हाई बीटा है। सो बीटा की डेफिनेशन क्या हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इज सिंपली अ सेंसिटिविटी इंडेक्स व्हिच टेल्स अस दैट इन कंपैरिजन टू मार्केट पोर्टफोलियो हमारी ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी की मूवमेंट क्या रहेगी, इसका शेयर प्राइस की मूवमेंट क्या रहेगी। हाई बीटा इंप्लाइज अ वेरी मोर मूवमेंट, मतलब मोर फ्लक्चुएशंस, एंड लो बीटा इंप्लाइज लो फ्लक्चुएशन, कि गिरेगा प्राइस, ए का भी गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड आया तो एक तरीके से डर तो सबको लगता है, बट ए का इतना नहीं गिरेगा जितना बी का गिरेगा। तो हेंस बी विल हैव हाई बीटा एंड ए विल हैव अ लो बीटा। क्लियर होगी जी ये चीज? बीटा का देखिए, बीटा का न्यूमेरिकल फॉर्मूला में फिट होगा, इट इज जस्ट दैट बीटा, हाउ बीटा इज कैलकुलेटेड, वो सी इंटर के सिलेबस में, वो सी फाइनल के सिलेबस में, एटलीस्ट जहां पे भी अगर ये न्यूमेरिकली यूज भी हो रहा होगा ना, ये सेंसिटिविटी इंडेक्स विल ऑलवेज बी अ गिवन फिगर टू यू पूरे थ्रू आउट एफएम के सिलेबस। ज्योति काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सामने आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, अरे यार क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी लोग।
Quickly. Following summarizes the percentage changes in operating income, percentage changes in revenues and betas for 4 pharmaceutical firms. 4 फर्म्स में चेंज इन रेवेन्यू दे दिया. रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? सेल्स. ऑपरेटिंग इनकम दूसरा नाम किस चीज का है? ईबीआईटी. ये चीज ना पूरी एफएम के लिए थोड़ा ध्यान में रखो. ईबीआईटी का दूसरा नाम ऑपरेटिंग इनकम है. अब रिक्वायरमेंट क्या पूछ रही है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स. ऑपरेटिंग लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आंसर आ जाएगा जी. कमेंट ऑल्सो, कमेंट भी हम आपको बता देते हैं, पहले कैलकुलेट कर लो. चलो चलिए ये स्क्रीन हटा रहे हैं क्वेश्चन वाली. कैसे भी कर लो. पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का जनरल फॉर्मूला लिख लो. हाँ जी. Change in sales percentage, change in sales is percentage change in contribution only. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम है, आप कोई भी आउटपुट कैलकुलेट कर लो एक बारी. आप यहाँ पे परसेंटेज जो ये चेंज आता है वो चेंज सिर्फ आउटपुट चेंज की वजह से, नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट. जो ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स है ये यूनिट्स है, तो आप परसेंटेज चेंज इन यूनिट्स लिख लो. परसेंटेज चेंज इन जो यूनिट्स है वही परसेंटेज चेंज इन सेल वैल्यू है, वही परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी है. सेम ही है जी. चलिए फर्म पीक्यूआर, फर्म और इसका ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर लो. फर्म पीक्यूआर लिमिटेड. हाँ जी. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 25% और ये 27%. देखिए परसेंटेज का साइन सिर्फ लिखने को है, कैलकुलेटर में प्रेस मत कर देना. आंसर आ रहा है तकरीबन 0.926 ऐसा कुछ. हम ना देखो आगे है ना लीवरेजेस, अगर नंबर आगे यूज होना होता है तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाले करो. अगर ये फाइनल आंसर है और इसने आगे यूज नहीं होना तो 2 तक भी खत्म कर सकते हो. 0.93 बोल दो. बट माई पॉइंट इज आई डू नॉट अग्री विद दिस. आई डू नॉट अग्री विद दिस एट ऑल. ऐसा क्यों? जीरो से पॉसिबल ही नहीं है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आउटपुट चेंज होगा 27% से, तो ईबीआईटी वाला चेंज मैग्नीफाइड नहीं है, उल्टा डी मैग्नीफाइड है. या तो होता है हम बोलते हैं नो मैग्निफिकेशन एट ऑल, मतलब कंपनी ने फिक्स्ड कॉस्ट लिया ही नहीं हुआ. हमारा अगर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है 10% से तो ईबीआईटी भी 10% से इंक्रीज होगा. कल ही आपको बात बताई थी, इसको हम बोलते हैं नो मैग्निफिकेशन. बट अगर हल्का सा भी फिक्स्ड कॉस्ट लिया हुआ है तो फिर अपवर्ड साइड पर मैग्निफिकेशन तो होगी ही. सेल्स इंक्रीज हो रही है 27% से तो ईबीआईटी 28% से 29% से 30% से इंक्रीज होगा, मोर देन 27% से इंक्रीज होगा. ये तो हो ही नहीं सकता. आउटपुट इंक्रीजिंग बाय 27% एंड ईबीआईटी उससे कम से इंक्रीज हो रहा है. सो आई डू नॉट अग्री विद दिस. मैंने आपको पहले भी बता दिया दूसरे तरीके से दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल. और अब हम बोल रहे हैं डी मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो क्लियर हो जाता है ये क्वेश्चन की तरफ से ड्राफ्टिंग एरर है. बट चलो हमको यही तरीके खत्म करना है, कुछ नहीं कर सकते. 4 डेसिमल प्लेसेस तक तब लेना है जब ना आगे रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं व्हाट इफ सेल्स गो अप बाय 10% देन बाय हाउ मच विल ईबीआईटी विल इंक्रीज. ऐसा अभी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो यू कैन रैप इट अप एट 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली, कोई दिक्कत नहीं. या आपको लग रहा है कंफ्यूजन होती है, हमेशा ही 4 तक निकालो, क्या ही फर्क पड़ता है. 32 डिवाइडेड बाय 25 ये कितना आ रहा है? 1.28. फटाफट से TUV 36 by 23. WXY 1.9048. अब क्वेश्चन ने बोल दिया कमेंट ऑल्सो. कमेंट क्या कि चारों फर्म्स की अलग आ रही है? क्यों अलग आ रही होगी चारों फर्म्स की? मतलब क्यों? क्योंकि इनके आउटपुट अलग अलग होंगे, फिक्स कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे. राइट. बस हमने सिर्फ ये कमेंट देखा कि
all firms have different measure of operating leverage, have different measure of operating leverage, because they may have different output levels, they may have different output levels and different cost structures. किसी ने वेरिएबल कॉस्ट कम इनकर किया है, किसी ने ज्यादा इनकर किया है, किसी का फिक्स कॉस्ट कम है, किसी का ज्यादा है. I would say 1.90 is also not a very high number ना. अगर ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आ रही है, 2, मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 10% से, एबीआईटी भी 20% से, कोई बहुत ज्यादा सिवियर फ्लक्चुएशन नहीं है ये. ठीक है. नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई कमेंट नहीं है, बिकॉज अगेन अप्रोक्सीमेटली 2 इज नॉट दैट अ हाई नंबर. 6-7 को फिर 0.9 पे कोई कमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन की तरह से ड्राफ्टिंग एरर है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें. चलिए जी, रिक्वायरमेंट वही सेकंड रिक्वायरमेंट है, यूज ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दी फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा. ये सेकंड रिक्वायरमेंट है जी आपके पास. ठीक. अब देखना जरा, आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज फर्म्स की बढ़ती जा रही है, एंड यू कैन ऑल्सो सी बीटा जितना भी गिवन है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो हमने जो एक कमेंट पहले लिखा था, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हाई रिस्क एंड इंप्लाइज हाई बीटा. तो बस आपको ये बतानी है कि इन फर्म्स का बीटा अलग अलग क्यों है, क्योंकि इन फर्म्स के पास अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है. ठीक है जी. अब पहले ना हम बता देते हैं ये बीटा के बारे में, पहले आप नोटिंग्स कर लीजिए, फिर हम समझ भी लेंगे. वैसे बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, बट दैट इज नॉट इन सीए इंटरमीडिएट सिलेबस, वो सीए फाइनल एसएफएम में है. उसमें कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यूएशंस का फर्क पड़ता है, कितना मार्केट वैल्यूएशंस हैं. चलिए जी, चलिए. हाई ऑपरेटिंग लीवरेज implies high business risk due to incurring high amount of fixed cost. फिर नेक्स्ट लाइन में हाई बीटा implies high sensitivity of companies market price of share in comparison to changes in market portfolio. High beta implies high sensitivity of company's market price of shares in comparison to changes in market portfolio. फिर in the event output declines, and then comma, share price of that company will fall drastically. Share price of that company will fall drastically, comma, which has incurred high amount of fixed cost.
फिर सिंपली सिंस हाई फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस, high fluctuation in share price is indicated by high beta and high amount of fixed cost is indicated by high operating leverage, comma, it can be seen that companies with high operating leverage will always have high beta. एक बार ये लिख ले, फिर बात को आपको समझा दिया जाएगा. ये ना ऐसे मैं अगर आपको 2 लाइन में सिर्फ लिखवा दूं मेन चीज, आपने कल को रिवाइज करना है ना, फिर आप बोलोगे मैम बीटा क्या होता है, ये क्या हो गया जी. तो इसलिए आपको पूरी कहानी बताई है. अब ये कहानी क्या कह रही है शॉर्ट में हिंदी में समझेंगे. जब एक कंपनी हाई अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रही है तो इसको ये रिस्क तो है ही है कि कल को आउटपुट गिरा, ईबीआईटी नेगेटिव में आ जाएगा. करेक्ट है. बट साथ में एक और रिस्क भी अटैच हो जाता है किस चीज का, कि जब यही रिस्क किसको दिखाई दे रहा है, अल्टीमेटली व्हाट द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स. तो ये लॉस जो आ रहा है उसका बर्डन किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को जाएगा. तो जब ये बात शेयर होल्डर्स ने ये रिस्क देख लिया, तो जैसे ही आउटपुट को डिक्लाइन मिला ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या करेंगे शेयर होल्डर्स, वेरी क्विकली भागेंगे, क्योंकि उनको पता है उन्होंने एक रिस्की कंपनी में पैसा लगाया हुआ है. तो जैसे ही शेयर होल्डर्स एकदम से भागेंगे, कंपनी का शेयर प्राइस विल ड्रामेटिकली फॉल, बहुत ज्यादा गिर जाएगा. एक ही दिन में 5% 10%. वो तो एक तरीके से वो ट्रिगर पॉइंट हिट हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बोल देते हैं कुछ घंटों तक कभी ट्रेडिंग भी नहीं चल रही. कई बार ऐसा भी होता है जब इतनी फ्लक्चुएशंस आती हैं. हाँ जी, अडानी की तो 5% पे है, उन्होंने लगा दिया. किसी किसी का 20% पे भी सेट होता है. ठीक है जी. तो जब इतनी फ्लक्चुएशंस आती हैं तो दैट मींस जिस कंपनी की शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशंस वाइड है, कि वैसे मार्केट इंडेक्स मूव कर रहा है बेयरली एक दिन में हार्डली 0.3% 0.2%, बट कंपनी का शेयर फ्लक्चुएट कर रहा है 5% 15% 20%, जब तक वो एनएसई स्टॉप नहीं कर देता. दैट मींस बीटा हाई है. बीटा बेसिकली क्या है, दैट एज कंपेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो हमारी इंडिविजुअल सिक्योरिटी कितना मूव करती है. अगर मेरा मार्केट पोर्टफोलियो जाता है अप 10% और मेरी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है, मतलब मेरी इंडिविजुअल सिक्योरिटी मूव करेगी 15%. अगर मार्केट पोर्टफोलियो जाता है 10% और बीटा है मेरी कंपनी का 1.5, लेटर से कंपनी ए का, तो कंपनी ए का शेयर प्राइस जाएगा 15%. मान लीजिए कंपनी बी है, उसका बीटा है ओनली 0.7. दैट मीन्स इफ मार्केट गोज अप बाय 10%, कंपनी बी का शेयर प्राइस विल गो अप बाय ओनली 7%, क्योंकि कंपनी बी थोड़ी लो रिस्क कंपनी है. इसलिए इसकी मार्केट मूवमेंट में भी वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, थोड़ा सा कम ही फ्लक्चुएट करेगी. जो हम बोलते हैं ना सेफ कंपनीज हैं, पता ही है कि इसमें इतनी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट्स आती नहीं है. ठीक है जी. सो अब अल्टीमेटली कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जिस कंपनी ने हाई फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया हुआ है उसकी मार्केट मूवमेंट्स भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा उसका शेयर प्राइस. एंड ज्यादा फ्लक्चुएशंस मींस हाई बीटा एंड हायर फिक्स्ड कॉस्ट मींस हायर ऑपरेटिंग लीवरेज. हेंस जिस भी कंपनी का हायर बीटा है उसका ऑपरेटिंग लीवरेज का मेजर भी हायर होगा. हमने दोनों चीजों को कोरिलेट कर. हाँ जी, ये वाली हाई अमाउंट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट की सॉरी माय बैड. ये हाई अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिकेटेड बाय हाई ऑपरेटिंग लीवरेज. हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली. मतलब रिस्क की बात है ना कि आउटपुट को हिट मिल गया.
ऐसे रिस्क का अपवर्ड्स भी मतलब है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसी कंपनी ने हायर फिक्स कॉस्ट इनकर किया हुआ है, राइट, बट गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे कि उस इंडस्ट्री को एक गवर्नमेंट बूस्ट दे रही है, मतलब उस इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा। रिस्क का मतलब है, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब ये भी है ना कि अपवर्ड साइड पर फिर फायदा भी बढ़ चढ़ के होगा, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका शेयर प्राइस फिर ड्रामेटिकली गो अप भी जाएगा, फिर बढ़ेगा तो सीधा बढ़ेगा। बीटा सिर्फ डाउनवर्ड्स की बात नहीं बता रहा कि गिरेगा शेयर प्राइस, वो अपवर्ड मूवमेंट की भी बात बता रहे हैं। मार्केट मूवमेंट, एवरेज पोर्टफोलियो तो बढ़ रहा है ना, मान लो निफ्टी इंडेक्स बढ़ा बेयरली 0.5% से, ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने एक बूस्ट दिया और जिसने हायर फिक्स कॉस्ट भी इनकर किया है, तो इन्वेस्टर्स को पता होगा कि फिक्स कॉस्ट चलो हायर भी है, आउटपुट बढ़ा है, तो ईबीआईटी मैग्नीफाइड बढ़ेगा क्योंकि हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है, तो फिर उसका शेयर प्राइस विल आल्सो इंक्रीज 20% 30% जितना भी बढ़ सकता है एक दिन। तो वॉलेटिलिटी तो अपवर्ड साइड पर भी हम देख रहे हैं ना कि ज्यादा ही आ रही है, बीटा तो हाई रहेगा। रिस्क इज ऑलवेज नॉट अ बैड थिंग, रिस्क इज अ, बेसिकली हम बोलते हैं लीवरेज इज अ टू एजेड स्वॉर्ड, ठीक है। एंड एक तरीके से ये बोल सकते हैं डाउनवर्ड साइड पर फिर करवाने को फिर नुकसान भी बहुत कराएगी, बट फायदा करवाने अपवर्ड साइड पर तो बढ़ चढ़ के फायदा भी करेगा। ठीक है जी, क्लियर, बढ़ सकते हैं आगे। अभी हमने वाइंड अप किया टॉपिक ऑपरेटिंग लीवरेज का, फिर हम ब्रीफली टेकअप कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज, बट दिस डज नॉट मीन इस पूरे चैप्टर में फिर से ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं आएगी, अब आती रहेगी। अब क्वेश्चन हमसे फाइनेंशियल लीवरेज भी पूछ लेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज भी पूछ लेगा। हाँ जी, 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन एमटीपीस में देखा गया है, पेपर में लीवरेज का क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार ही 5 मार्क्स का आया था, उससे पिछली बार 10 मार्क्स का आया। अकेली अकेली लीवरेज नहीं, लीवरेज पूछ ली और भी आगे पीछे, इफ सेल्स गो अप बाय 10% बाय हाउ मच विल ईबीआईटी इंक्रीज। हाँ, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग 3-4 रिक्वायरमेंट्स पूछ, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे। जैसा आप कॉस्ट अकाउंटिंग में रखा है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मिल जाएंगे, डोंट वरी, आइडिया लग जाता है किस तरीके का क्वेश्चन आता है। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज नाउ, फटाफट से सुनिएगा। फाइनेंशियल लीवरेज बताता है कि अगर ईबीआईटी इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, चेंजेस इन ईबीआईटी है, तो उसका इम्पैक्ट ईपीएस पर कितना है, ये डेफिनेशन, या ये डेफिनेशन है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फाइनेंशियल लीवरेज इज, अगर ईबीआईटी गोज अप बाय 10%, ईपीएस 20% से ऊपर जाएगा, 30 से जाएगा, कितना मैग्निफिकेशन आएगी ईपीएस में, वो बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। एक बार ना आपको एग्जाम्पल लिख लेना, लिख लो, एक काम करो, तो आपको बाद में फॉर्मूला इसका डिस्कस करवाते हैं, पहले एग्जाम्पल लिखो कॉपी में, कॉपी में, कल भी आपने एग्जाम्पल लिखा ही था, रुपी वैल्यू, और एक और रुपी वैल्यू का कॉलम यहाँ। मान लीजिए बेस के केस में, बेस, ये मेरा बेस है, बेस ईबीआईटी है 50,000, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कीजिए और मान लीजिए इंटरेस्ट की फिगर है 10,000, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके क्या आता है जी, रुपी कॉलम, रुपी कॉलम, ये बेस है और ये रिवाइज है। हाँ जी, ईबीटी कितना, 40,000। मान लीजिए टैक्स रेट है 30%, तो टैक्स कितना बन गया, 12,000, तो ये आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितनी, 28,000। अज्यूम दैट देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कहना इसे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ही बन जाता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और मान लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 5,000, व्हाट इज ईपीएस, 5.6। यहां तक नोट कर लिया सभी ने, कुछ कर लो। अर्निंग्स फॉर इक्विटी, assuming that there is no preference dividend, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी यही बचती है। अदरवाइज क्या होता है, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी। हाँ जी, ईपीएस। इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में व्हाट इज वन थिंग दैट इज पोजिंग अ रिस्क फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की ईपीएस की कैलकुलेशन में
अल्टीमेटली वो इक्विटी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है, रिस्क किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। That EBIT may not be sufficient enough sometimes to cover fixed obligation in the name of interest. Interest तो कितना है जी यहाँ पर 10,000, ये तो देना ही देना है। EBIT पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है तो है, ये तो करनी पड़ेगी जी। तो ये रिस्क किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को है। तो सिर्फ लुकिंग एट दिस जर्नी, ओनली लुकिंग एट दिस जर्नी, मैं फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला भी आप कॉपी में लिखेंगे, बुक में नहीं लिखेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला मैं अभी आपके लिए आपको बता रही हूँ, इट इज EBIT अपॉन EBT सिंपली। तो उस हिसाब से ये कितना आ गया? EBIT अपॉन EBT, क्योंकि यही बताता है रिस्क के बारे में। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज को कंट्रीब्यूशन बाय EBIT कर दिया था, क्योंकि उनके बीच में फिक्स कॉस्ट का भी फासला था। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 40। हाँ जी, कितना बता रहे हैं? 1.25। 1.25 सभी के पास आ गया जी। अब जस्ट लाइक ऑपरेटिंग लीवरेज, हम चेंजेस की बात करते हैं जब हम बेस से चेंजेस कर रहे हैं। मान लीजिए EBIT को आप बढ़ा रहे हैं 10% से, तो रिवाइज्ड EBIT कितना हो गया? अब देखिए इंटरेस्ट ने तो उतना ही रहना है, EBT कितना आ गया? अब टैक्स तो EBT के हिसाब से लगेगा ना, 45,000 का 30%, वट एवर इट इज, 13,500। तो EAT कितना रह गया? 30,500 डिवाइडेड बाय 5,000 करके 6.3। ठीक है। अच्छा, EPS पर देखिए, EPS में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? पहले 5.6 थी, अब 6.3 हो गई है। कितने से बढ़ी है? 0.7 से। कहां से बढ़ी है? 5.6 से। कितनी बढ़ रही है? 12.5। EPS is increasing by 12.5%. And what is the only reason for increase in EPS here? क्यों EPS इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि EBIT इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनेंशियल लीवरेज बताती है अगर EBIT इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो EPS इंक्रीज हो रहा है 12.5% से। तो फाइनेंशियल लीवरेज का जो दूसरा फॉर्मूला है ना, वो यही है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। आप चेक कर लीजिए, परसेंटेज चेंज इन EPS कितना है? 12.5%, और EBIT कितना था? 10%। वही आंसर 1.25 आ रहा है। हमने बेस के लिए 1.25 निकाली है, और उसी बेस से जब हमने चेंजेस मेजर किया है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी यही 1.25 आंसर ही बताएगा। इस केस में ना उस ब्रेक इवन पॉइंट का रोल नहीं है रेहान, एक और ब्रेक इवन पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वो एक नया टॉपिक है, उसका कोई फॉर्मूला भी है, मैं वो भी डिस्कस करा दूंगी। वो मेनली तो अगले चैप्टर की बात है, बट यहाँ पे भी डिस्कस मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है जी, क्लियर है ये? अब मान लीजिए EBIT इंक्रीज हो रहा है 20% से, और हमें देखना है कि EPS कितना हो जाएगा, या कंपनी को देखना है या इन्वेस्टर को देखना है। अब हम ये थोड़ी ना इनकम स्टेटमेंट EBIT से EPS तक दोबारा से खींचेंगे। वी विल यूज ऑपरेटिंग लीवरेज, सॉरी फाइनेंशियल लीवरेज। If EBIT increases by 20%, by how much will EPS increase? 20 into 1.25, 25%। क्लियर कट है जी? ठीक हो गया? ओके। तो अब आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट बॉक्स में बुक में जाकर फॉर्मूला लिखना है आपने, दैट फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। अब ध्यान से देखिए, इट इज EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे 1 माइनस टैक्स रेट। ये क्यों किया अभी आपको बता देते हैं। EBIT अपॉन EBT, EBT में से माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी प्रेफरेंस डिविडेंड का, इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। T इज टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। और ये फॉर्मूला अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ EBIT, एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ EBIT।
टैक्स रेट, मानो टैक्स रेट 30% है, इसको डेसिमल्स में करो, 0.3 हो गया तो 1 - 3 0.7। ये क्यों कर रहा है अभी आपको बता देते हैं, पहले नोटिंग्स वाला काम खत्म करो। दूसरे उसमें फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस divided by percentage change in EBIT, and change is measured from that level of EBIT. Change is measured from that level of EBIT for which first formula is applied. बेस, हमने बेस के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है और उसी बेस से हम चेंजेस मेजर करेंगे, तभी तो सेम आंसर आता है। ठीक है जी। अब एक नोट आप या तो टॉप मार्जिन में लिख सकते हैं अगर इस पेज पर स्पेस है तो, या आप इधर साइड वाले कॉलम्स में इसमें लिख सकते हैं नोट, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, if there is no preference dividend, then percentage change in EPS is equal to percentage change in EBT, या इसी को हम percentage change in EAT बोल सकते हैं, बट ये तभी है if there is no preference dividend. If there is no preference dividend, then percentage change in EPS is equal to percentage change in EBT is equal to percentage change in EAT. ये मैं आपको बता देती हूँ अभी, राइट? ये नोट लिख लिया सभी ने? अभी आपने जो कॉपी में एग्जांपल किया है वो नो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला एग्जांपल ही किया है। वेरीफाई करो, हमारा ईपीएस 12.5% से इंक्रीज हो रहा था, चेक करो यही 12.5% ईएटी का ही है। 28,000 से 31,500 पे ईएटी जा रहा है, 12.5% इंक्रीज हो रहा है, चेक कर लो। 12.5% आ गया। अच्छा, ये ईबीटी का भी चेंज है 12.5%। ठीक है, ठीक है। ये बात ट्रू होल्ड तभी कर रही है जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो क्या होता है, ईएटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, फिर अर्निंग्स फॉर इक्विटी बचता है, फिर ईपीएस आता है, राइट? तो उस केस में नहीं हम बोल सकते, ये सिर्फ तभी बोल सकते हैं व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई बार ना क्वेश्चन बोलता है दैट ईबीटी फॉल्स डाउन बाय 50%, दैट मींस ईपीएस इज फॉलिंग डाउन बाय 50%, प्रेफरेंस डिविडेंड का जब नहीं होता। अब हम समझते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के होने की वजह से ये फॉर्मूला जो है पहले वाला वो ऑल्टर हो रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन माइनस करवाना है। ऐसा क्यों? अब बताओ, जब इनकम स्टेटमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो इक्विटी वालों को रिस्क किस बात का है? अब इंटरेस्ट का तो है ही है, कहीं ना कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड का भी आ गया कि व्हाट इफ ईएटी थोड़ा सा और कम हो गया, कि देखो डिविडेंड तो देना ही देना है, 5 डिविडेंड तो देना ही देना है हमने प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी थोड़ी सी कम बच जाएगी, रिस्क हो गया ना ये। और प्रेफरेंस डिविडेंड देने का रूल क्या रहता है? इफ प्रॉफिट इज सफिशिएंट एनफ टू गिव प्रेफरेंस डिविडेंड, दिया जाता है जी। व्हाट इफ पैट हमारे पास, या जिसको हम ईएटी भी बोलते हैं, बचता ही 12,000 है और प्रेफरेंस डिविडेंड इज 10,000, तो बहुत ही नॉमिनल सा बचा है इक्विटी वालों के लिए, राइट? तो ये रिस्क है इक्विटी वालों का। इसलिए ना सिर्फ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो पोजेस अ फाइनेंशियल रिस्क टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट अपनी कैलकुलेशंस में प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे हमने 1 - D क्यों किया है, जरा इसको समझना। न्यूमरेटर में ईबीआईटी, कैन आई से इट इज अ प्री टैक्स फिगर? अग्री विद दिस? ईबीटी अपने आप में क्या है? प्री टैक्स फिगर। अब हम ये नहीं बोल सकते कि जी फिर आपको देखना ही है ना रिस्क, आप ऐसे कर लो ईबीआईटी में से ना आप जर्नी कवर कर लो। एक बार ही ना मेरे को बताना, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता भी है, हाउ दिस ये ऑल्टर कैसे हो जाता है? ईएटी में से क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड -2 ईएटी आता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके ईपीएस आता है। आप ये नहीं कह सकते कि ईबीआईटी से कहानी स्टार्ट होती है तो आप ईएटी तक, या सॉरी अर्निंग्स फॉर इक्विटी तक ले जाओ तो आपको रिस्क कवर हो जाएगा।
जी पूरी कहानी में टैक्स भी आ गया, आपका न्यूमरेटर जहां से आप शुरू कर रहे हो वो प्री टैक्स स्टेज है, जहां तक एंड तक पहुंच रहे हो वो पोस्ट टैक्स है। सो आई कैन नॉट से फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बना दो ईबीआईटी अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी, नो, ईबीआईटी इज अ प्री टैक्स फिगर, अर्निंग्स फॉर इक्विटी इज अ पोस्ट टैक्स फिगर। तो हम क्या करेंगे, हम प्री टैक्स स्टेज में ही अपने आप को रखते हैं, बट यहीं पे प्रेफरेंस डिविडेंड वाली बात भी ले आओ। इसको डिवाइड क्यों किया, मान लो मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 14,000 का, मान लीजिए, और टैक्स रेट है 30%। एक बार ही सोचो, रिवर्स काउंटिंग करवाओ, तो क्या रिवर्स काम, ईबीटी में से टैक्स माइनस होगा, ईएटी आएगा, और उस ईएटी में से मेरे को 14,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड दिलवाना है। मान लीजिए टैक्स रेट इज 30%। अब ईएटी कितना होना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए, सफिशिएंट ईएटी कितना है, एग्जैक्ट 14,000, राइट है जी। अच्छा, अगर ईएटी को 14,000 होना, दैट मीन्स ईबीटी को कितना होना है, 20,000। कैसे किया मैंने, 14,000 को डिवाइड बाय 70% कर लिया। क्लियर है जी। तो हम बोल रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड जो बर्डन डाल रही है, जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन डाल रही है, 14,000 की नहीं डाल रही, प्री टैक्स स्टेज पे तो वो 20,000 की ऑब्लिगेशन है। हमको ईबीटी साइड में रखना पड़ेगा, ईबीटी से 20,000 साइड में निकालना पड़ेगा, 20,000, तभी जाके हम प्रेफरेंस डिविडेंड 14,000 का दे पाएंगे। तो हमने बोला अल्टीमेटली पूरी कहानी प्री टैक्स स्टेज पर लानी है, तो ईबीटी में से सिर्फ ईबीटी पर कहानी खत्म नहीं कर सकते, प्रेफरेंस डिविडेंड भी देखना है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्सेशन स्टेज पर ही देख लेना है। अगर मेरे को ईएटी चाहिए 14,000 तो मेरे को ईबीटी चाहिए 20,000। कहने का मतलब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है 14,000 तो ईबीटी लेवल पर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कितने की आ रही है, 20,000 की आ रही है। ईबीटी नहीं आया, हम बोल रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आई। अब आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास ईबीआईटी मान लीजिए 50,000 है, इंटरेस्ट आपको देना कितना, मान लो 10,000, ठीक है, ये आपके पास ईबीटी कितना बच रहा है, 40,000। अब क्योंकि हमें पता है प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो इक्विटी शेयर होल्डर बोल नहीं सकते बस टैक्स दे दो बाकी ईबीटी मेरा, मतलब ईबीटी में सब टैक्स से निकालना मेरा है, ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियसली हमें पता है आगे जाके हमको 14,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो शेयर होल्डर ईबीटी लेवल पर कितने का हक जमा सकता है, एक बार ऐसे सोच के देखो। इसमें 40,000 में से शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता ना सारा ईबीटी मेरा, इक्विटी शेयर होल्डर की मैं बात कर रही हूँ। 14,000 तो पोस्ट टैक्सेशन स्टेज पर आएगा ना प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे 14,000 माइनस होगा। इस ईबीटी में से कितना फ्री बच गया इक्विटी के नाम का, इस ईबीटी लेवल पे बात करो, प्री टैक्स स्टेज में बात करो 20,000, क्योंकि अगर पोस्ट टैक्सेशन में 14,000 देना है तो प्री टैक्स में प्रेफरेंस की ऑब्लिगेशन कितनी है, 20,000 प्री टैक्स। क्योंकि अब आप देखो ऐसे करो, इसमें से टैक्स माइनस करो 30%, कितना बच गया, ईएटी 28,000। तो जो बचता है इक्विटी के नाम का बच गया कितना, 14,000 अर्निंग्स फॉर इक्विटी, करेक्ट है। बट अगर हम बात करें प्री टैक्सेशन स्टेज पर, व्हाट वाज द रिस्क, इंटरेस्ट तो 10,000 का अपने आप में रिस्क पोस्ट कर ही रहा है, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी अ प्री टैक्स फिगर। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का रिस्क पोस्ट कर रहा है, नॉट 14,000, 20,000 का रिस्क पोस्ट कर रहा है। अल्टीमेटली ईबीआईटी में से मेरे को 10,000 इंटरेस्ट का तो कवर करवाना ही करवाना है, प्रेफरेंस डिविडेंड 14,000 नहीं 20,000 चाहिए, मतलब ईबीआईटी में से ऑलरेडी हम बोलते हैं कि ये तो गया जी 10,000 इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को, इक्विटी कहता है 10,000 मेरा नहीं, समझ रहे हो। ऐसे इक्विटी बोलेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड को भी जो पैसा जा रहा है वो मेरा नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड को कितना पैसा जा रहा है ईबीआईटी से अगर बात करो 14,000 नहीं, 14,000 तो पोस्ट टैक्स फिगर है, प्री टैक्स में वो 20,000। फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर अल्टीमेटली द रिस्क मेजर, वेदर द रिस्क प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी ब्रैकेट का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन प्री टैक्स, बर्डन मतलब एक फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्लिगेशन। And why do I have to bring preference dividend burden on a pre-tax basis? Because numerator EBIT pre-tax है, EBT pre-tax figure है, तो उसमें से preference dividend भी pre-tax से माइनस करना चाहिए। क्लियर हो गया जी कुछ? चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करते हैं।
इसका, और जो भी आगे फर्दर एनालिसिस है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे।